किसी गांव में आयाराम नाम का एक किसान रहता था। किसान के पास अपनी खेती की जमीन तो थी, जो कि बहुत ही उपजाऊ भी थी, लेकिन वो बहुत ही आलसी था। उसका आलसीपन ही उसकी गरीबी का कारण था। उसके पास ना तो बाजार से अच्छे बीज खरीदने के लिए पैसे थे, इसके अलावा वो गांव के साहूकारों से कर्ज लेकर अपना जीवन चला रहा था। अब तो उसका गुजारा और भी मुश्किल हो गया था। दिन प्रतिदिन साहूकार उसके घर में अपना कर्ज वसूलने के लिए चक्कर लगाते रहते। एक दिन वो सोचने लगा, अब तो घर में खाने के लिए अन्न का एक दाना तक नहीं रहा। लगता है अब तो ये गांव छोड़कर ही जाना पड़ेगा। उसी गांव में गयाराम नाम का एक बनिया रहता था। एक समय वो था कि जब उस बनिए की दुकान बहुत ही अच्छी चलती थी, लेकिन लालच के कारण उस बनिए ने अपने सामान में मिलावट करना शुरू कर दी। कुछ समय तक तो उसको इसका फायदा मिला, लेकिन धीरे धीरे लोगों को उसकी मिलावट के बारे में पता चल गया और उसकी दुकान पर ग्राहक आने कम हो गए। धीरे धीरे ऐसी हालत हो गई कि अब उसकी दुकान बिल्कुल भी नहीं चलती थी। वो रूखा सूखा खाकर अपना गुजारा कर रहा था। वो भी यही सोच रहा था कि अब ये गांव छोड़कर कहीं और जाकर उसे कोई काम धंधा करना चाहिए। कुछ दिनों के बाद दोनों परेशान होकर गांव छोड़ने का फैसला कर लेते हैं और फिर एक दिन कुछ सामान अपनी अपनी पोटलियों में बांधकर वे दोनों गांव छोड़कर चल दिए। गांव से बाहर निकलते ही एक दोराहे पर किसान और बनिए की आपस में एक दूसरे पर नजर पड़ गई। किसान सोचने लगा, अरे ये तो अपने गांव का बनिया गयाराम है। दूसरी ओर बनिया भी सोचने लगा, अरे ये तो आयाराम है, शायद ये भी मेरी तरह परेशान होकर गांव छोड़कर कहीं जा रहा है। दोनों ने एक दूसरे को अपनी दुख भरी कहानी सुनाई और गांव छोड़कर जाने का कारण कह डाला। जल्दी ही वे दोनों एक दूसरे के दोस्त बन गए और दोनों साथ साथ एक दिशा की तरफ चलने लगे। काफी समय तक चलते रहने के बाद उन्हें एक गांव दिखाई दिया। गयाराम कहने लगा, अरे भाई आयाराम, ये कोई नया गांव मालूम पड़ता है, क्यों ना हम अपनी किस्मत यहीं पर आजमाएं। ठीक है भाई, चलो गांव के अंदर चलते हैं। गांव में पहुंचने के बाद आयाराम कहने लगा, भाई मुझे तो बहुत ही भूख लगी है और साथ में मैं बहुत थक भी गया हूँ। कुछ खाने और रहने का इंतजाम करो तो मैं जानूं कि तुम सचमुच एक सच्चे बनिया हो। बनिया बड़ा ही चालाक था। उसे ये समझते हुए देर न लगी कि किसान उसकी परीक्षा लेना चाहता है। बनिया तुरंत बोला, अच्छा भाई, जब तुम यही कहते हो तो देखो मेरा कमाल, हमें भरपेट खाना भी मिलेगा और रहने के लिए जगह भी मिल जाएगी। और फिर दोनों एक घर के सामने जा पहुंचे। दरवाजा खटखटाया। एक बुढ़िया ने दरवाजा खोला। उसने पूछा, भाई तुम दोनों कौन हो और क्या चाहते हो? बनिया झट से बोला, माई हम राजा के खास सैनिक हैं, पिछले गांव से आ रहे हैं, बहुत थक चुके हैं, इसलिए तुम्हारे यहाँ पर कुछ देर तक आराम करना चाहते हैं। वैसे भी हमें कुछ दिनों तक इसी गांव में रहना है। बुढ़िया बोली, अच्छा अच्छा, भीतर आ जाओ। किसान बनिए का ये झूठ सुनकर बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन कुछ सोचकर वो चुप ही रहा और बनिए के साथ भीतर चला गया। बुढ़िया दरवाज़ा बंद करते हुए कहने लगी, लेकिन सिपाही भाइयों, मेरी समझ में एक बात नहीं आई कि तुम दोनों इस भेष में क्यों हो? तुमने अपनी सिपाहियों वाली पोशाक क्यों नहीं पहनी? बनिया कहने लगा, माई हमें भेष बदल कर ही घूमना फिरना पड़ता है। हम राजा को इसी तरह से अपनी प्रजा के सुख दुख के बारे में बताते हैं। किसान और बनिया एक जगह पर बैठ गए। बनिया बोला, माई कुछ खाने को दोगी? हमें बहुत ही भूख लगी है। बुढ़िया ने उदास स्वर में कहा, अरे भैया, मैंने तो खुद कल से कुछ भी नहीं खाया, भला तुम्हें मैं क्या खिलाऊंगी? असल बात तो ये थी कि बुढ़िया के पास खाने पीने का हर सामान पड़ा था, लेकिन वो बहुत ही कंजूस थी, इसलिए उसने ये बहाना बना दिया कि वो बहुत ही गरीब है। उसकी बात सुनकर बनिया मन ही मन मुस्कुराया और बोला, अच्छा माई, तुम्हारे पास कुछ खाने को नहीं है तो ना सही, लेकिन वो सामने सिलबट्टा पड़ा है, क्या तुम उसका पत्थर मुझे दे सकती हो? बुढ़िया बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं दे सकती। वो पत्थर तो मेरे लिए बेकार है
परंतु तुम उस पत्थर का करोगे क्या? बनिया बोला, माई भूख लगी है, किसी ना किसी तरह से पेट तो भरना ही पड़ेगा। हम उस पत्थर की खिचड़ी बनाकर खा लेंगे। ये सुनकर बुढ़िया की आंखें हैरानी से फैल गई। वो कहने लगी, पत्थर की खिचड़ी? लगता है भैया कि तुम मेरा बेवकूफ बना रहे हो। बनिया कहने लगा, माई तूने कभी पत्थर की खिचड़ी नहीं खाई? बनिए ने कहा, अच्छा तो फिर आज हम तुम्हें पत्थर की खिचड़ी अवश्य खिलाएंगे। अरे माई, पत्थर की खिचड़ी इतनी स्वादिष्ट होती है कि तुम खाकर अपनी उंगलियां चाटती रह जाओगी। अब तो बुढ़िया की हैरानी की कोई सीमा ना रही। वो बोली, अच्छा अगर ऐसी बात है तो आज पत्थर की खिचड़ी बनाकर दिखाओ। अगर सच में ऐसा हो गया तो मेरा जीवन बड़े ही आराम से कट जाएगा। बनिया चालाकी से बोला, ना माई ना, हम तुम्हें पत्थर की खिचड़ी बनाने का तरीका नहीं बताएंगे। ये तरीका तो हमने एक साधु से सीखा था और इसके लिए पूरे 2 साल तक हमने उस साधु की सेवा की थी। भला हम तुम्हें मुफ्त में वो तरीका कैसे सिखा दें? बुढ़िया झट से बनिए की खुशामद करने लगी। अरे भाई, मेरे पास 10 चांदी के सिक्के हैं, तुम वो ले लो, लेकिन पत्थर की खिचड़ी बनाने का तरीका मुझे अवश्य बता दो। बेकार में ही मुझे रोजाना सब्जी खरीदनी पड़ती है और उसके साथ दाल चावल भी। अब तो बनिया मन ही मन अपनी खुशी को दबाते हुए बोला, अच्छा माई, ना जाने मुझे क्यों तुम पर बड़ी ही दया आ रही है। अगर कोई और होता तो मैं उसे ये तरीका कभी भी ना सिखाता। लाओ, तुम 10 चांदी के सिक्के ही मुझे दे दो। बुढ़िया ने झट से एक संदूक में से 10 चांदी के सिक्के निकालकर बनिए के हाथ पर रख दिए। बोली, ये लो भाई, अब जल्दी से मुझे वो तरीका सिखा दो। बनिए ने वो चांदी के सिक्के अपनी जेब में रखे और बोला, माई मुझे तुरंत एक बर्तन ला कर दो। अभी ठहरो बेटा, लेकर आती हूँ। इधर किसान बड़ी हैरानी से चुपचाप अपनी जगह पर बैठा हुआ बनिए की ये अजीबोगरीब बातें सुन रहा था। जल्दी ही बुढ़िया एक बर्तन लेकर आ गई। बनिए ने पत्थर को अच्छी तरह से धोकर बर्तन में रख दिया और फिर पानी डालकर वो बर्तन चूल्हे पर चढ़ा दिया और बोला, बस कुछ देर बाद देखना क्या लाजवाब खिचड़ी बनती है। कुछ देर के बाद बनिया एक चम्मच लेकर बर्तन में चलाने लगा, फिर थोड़ा सा पानी चम्मच में निकालकर चखा और बोला, खिचड़ी तो बहुत ही जल्दी तैयार हो जाएगी, मगर मैं क्या करूं? नमक और मिर्च तो मेरे पास है नहीं, वरना। तभी बुढ़िया बोल पड़ी, मेरे पास है। अच्छा तो थोड़ा सा लेकर आओ। ठहरो बेटा, अभी लेकर आती हूँ। और बुढ़िया दौड़कर दूसरे कमरे में से नमक मिर्च लेकर आ गई। कहने लगी, ये लो बेटा, डाल दो इसमें। बनिए ने नमक और मिर्च पानी में डाल दिए। कुछ देर के बाद बनिया फिर से पानी को चखने लगा और बोला, थोड़े से चावल और थोड़ी सी दाल और होती तो मजा ही आ जाता। बुढ़िया तुरंत अपने रसोई घर की तरफ दौड़ी और एक बर्तन में दाल और चावल लेकर आ गई। कहने लगी, लो बेटा, जितनी जरूरत हो उतना डाल लो। बनिए ने दाल और चावल पानी में डाल दिए और फिर चम्मच को चलाता रहा। आखिर में उसने कहा, आहा, कितनी बढ़िया खिचड़ी तैयार हो गई है। बस जरा सा घी और होता तो क्या कहने। बुढ़िया तुरंत घी भी लेकर आ गई और वो भी खिचड़ी में डाल दिया गया। कुछ देर के बाद बनिया बोला, लो माई, खिचड़ी तैयार हो गई है, अब जरा खाकर देखो। इसे बनाने का तरीका तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा। बुढ़िया बोली, हाँ भैया, अच्छी तरह से समझ लिया मैंने। और फिर वो तीनों खिचड़ी खाना शुरू कर देते हैं। वे खिचड़ी खाते जाते और खिचड़ी की तारीफ भी करते जाते। सबसे ज्यादा तारीफ तो वो बुढ़िया ही कर रही थी। वाह भाई, पत्थर की खिचड़ी इतनी मज़ेदार बनती है, मैंने तो कभी ये सोचा भी नहीं था। और इस तरह से बनिए ने एक एक करके उस बुढ़िया से खिचड़ी बनाने की सारी सामग्री मंगवा ली और उसी से खिचड़ी तैयार कर दी। जब किसान और बनिए का पेट उस खिचड़ी से भर गया तो बुढ़िया कहने लगी, भैया आप दोनों आराम कीजिए, तब तक मैं जरा बाहर होकर आती हूँ। और फिर बुढ़िया झोंपड़ी से बाहर चली गई। उसके जाते ही किसान बोला, वाह भाई गया राम, मान गए तुम्हारी अकल को। कितनी होशियारी से तुमने उस बूढ़ी अम्मा को मूर्ख बनाया, तुम्हारा जवाब नहीं।
उसका जूता उसी का सिर, ऊपर से 10 चांदी के सिक्के उससे कमा भी लिए। बनिया कहने लगा, भाई मेरे दिमाग का कमाल तो तुम अब देख चुके हो, अब तुम्हारी बारी है। तुम भी अपनी बुद्धि का कोई चमत्कार दिखाओ तो मैं जानूं। किसान कहने लगा, हाँ भाई बिल्कुल, कल सुबह तुम यहाँ पर आराम करोगे और मैं कमाने के लिए जाऊंगा। अब ये देखना है कि मैं कल कितना कमा कर लाता हूँ। अगले दिन किसान तैयार होकर बुढ़िया की झोंपड़ी से निकल पड़ा। बुढ़िया को बनिए ने यह पहले से ही कह दिया था कि आज गांव का मुआयना करने जाने की बारी उसके दोस्त की है, इसलिए बुढ़िया को उन दोनों पर किसी तरह का कोई शक नहीं हुआ। आयाराम उस गांव से चलता हुआ नजदीक के ही एक दूसरे गांव में पहुंच गया। उस समय वहां पर काफी चहल पहल दिखाई दे रही थी। थोड़ी ही आगे बढ़ने पर उसे कुछ किसान एक चबूतरे पर बैठे हुए दिखाई दिए। उनके बीच में बैठा हुआ गांव का कोई महाजन अपनी शेखी बगार रहा था और सीधे साधे किसान उसकी झूठी बातों को सच मानकर आश्चर्यचकित हो रहे थे। वो महाजन उनसे कहने लगा, अरे भाई तुम लोगों को मेरी पहुंच के बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। मैं तो जागीरदार साहब की बैठक तक हो आया हूँ। मेरा तो उनके साथ रोज का उठना बैठना है। वो मुझे अच्छी तरह से पहचानते हैं और मेरा खूब आदर सत्कार भी करते हैं। किसान कहने लगे, अच्छा और क्या, तभी तो मैं कहता हूँ कि मैं कोई छोटा मोटा आदमी नहीं हूँ। ये सब देखकर आयाराम सोचने लगा, अच्छा तो ये इन भोले भाले किसानों को बेवकूफ़ बना रहा है। क्यों ना मैं इसे बेवकूफ़ बनाने की कोई तरकीब सोचूं। ये बहुत बड़ा शेखीबाज है, जल्दी ही फंस जाएगा। इसके बाद कुछ सोचकर आयाराम उन किसानों की बैठक में पहुंच गया और महाजन से बोला, अरे ये तो कुछ भी बात नहीं हुई। अगर मैं चाहूं तो जागीरदार के साथ खाना भी खा सकता हूं। ये सुनकर महाजन कहने लगा, क्या कहा, तुम जागीरदार के साथ खाना खा सकते हो? नहीं, मैं ये बात बिल्कुल नहीं मान सकता। तुम जैसे मामूली किसान को तो वो अपने नजदीक फटकने तक नहीं देते। आयाराम बोला, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें उनके साथ खाना खाकर दिखाऊंगा। महाजन बोला, नहीं तुम नहीं खा सकते। और इस तरह से उन दोनों के बीच में बहस होने लगी। आखिर में महाजन बोला, देखो अगर तुमने जागीरदार के साथ खाना खा लिया तो मेरे पास इस समय 20 चांदी के सिक्के हैं। मैं वो सब के सब तुम्हें दे दूंगा। अगर तुम नहीं खा सके तो तुम्हें मेरे यहाँ पर पूरे 1 साल तक गुलामी करनी पड़ेगी। किसान आयाराम तो चाहता ही यही था। वो मन ही मन खुश हुआ और झट से बोला, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। ठीक 1 घंटे के बाद तुम इन सभी किसानों को लेकर जागीरदार साहब के यहाँ पर पहुँच जाना और मुझे उनके साथ खाना खाते हुए देख लेना। महाजन ने कहा, ठीक है। उसके बाद आयाराम उनसे विदा लेकर जागीरदार के घर की तरफ चल दिया। लोगों से पता पूछता हुआ वो कुछ ही देर में जागीरदार के घर के बाहर खड़ा था। जब वो जागीरदार के घर पहुंचा तो उस समय जागीरदार के नौकर घर के बाहर खड़े हुए चौकीदारी कर रहे थे। जैसे ही किसान जागीरदार के घर के अंदर जाने लगा तो नौकरों ने उसे रोक लिया और कहा, अरे तुम कहाँ जाते हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि तुम्हारे जैसे गरीब आदमी का जागीरदार के घर के अंदर जाना बिल्कुल मना है? किसान ने कहा, भाई मैं तो सिर्फ जागीरदार साहब से मिलना चाहता था और उनके फायदे की बात उन्हें बताना चाहता था। ये सुनकर नौकर जागीरदार के पास गए और उन्हें सारी बात बताई कि एक किसान उनसे मिलना चाहता है जो कि उनके फायदे की कोई बात कहना चाहता है। जागीरदार किसान से मिलने के लिए घर के बाहर आया और पूछा, बताओ भाई तुम मुझसे क्या बात करना चाहते हो? किसान कहने लगा, जागीरदार साहब दरअसल मुझे ये मालूम करना था कि एक घोड़े के सिर के बराबर सोने के डले की क्या कीमत हो सकती है। किसान की बात सुनकर जागीरदार चौंक गया और पूछने लगा, भला तुम्हें उसके बारे में जानकर क्या करना है? किसान ने कहा, ठीक है साहब, अगर आप बताना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, मैं घर चला जाता हूँ। वैसे भी मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है और मुझे खाना भी खाना है। जागीरदार मन ही मन सोचने लगा कि लगता है इस किसान के हाथ
कोई बहुत बड़ा खजाना लग गया है, इसीलिए यह घोड़े के सिर के बराबर सोने के डले की कीमत पूछ रहा है। क्यों ना मैं इस किसान को अपने जाल में फंसाकर इससे वो सोने का डला हथिया लूं। ये सोचकर जागीरदार कहने लगा, अरे भाई, अगर तुम्हें भूख लगी है तो घर जाने की क्या जरूरत है। आओ मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ। इतना कहकर जागीरदार किसान को अपने साथ घर के अंदर ले गया। उसने तुरंत अपने नौकरों को आदेश दिया कि किसान के लिए तरह तरह के व्यंजन लगाए जाएं। किसान के सामने तरह तरह के पकवान परोस दिए गए। किसान ने खाना खाना शुरू किया। जमींदार अपने हाथ से उठा उठाकर एक एक व्यंजन उसके सामने रखता जाता और किसान बड़े ही मजे से खाने का आनंद ले रहा था। जागीरदार ने किसान से कहा, भाई, डटकर खाना खाना, किसी भी तरह का कोई संकोच ना करना। तुम्हें जिस भी चीज की जरूरत हो मेरे से मांग लेना। किसान बोला, अरे हजूर, आपके रहते हुए भला किसी चीज की क्या कमी हो सकती है। आप निश्चिंत रहिए, मैं पेट भर कर खाना खाऊंगा। इधर 1 घंटा पूरा हो जाने के बाद वो महाजन उन सभी किसानों को अपने साथ लेकर जागीरदार के घर के बाहर पहुंच गया। तो वे सब ये देखकर हैरान रह गए कि आयाराम किसान जमींदार के साथ खाना खा रहा था। वे कहने लगे, अरे देखो तो, वो किसान तो सचमुच जागीरदार के साथ खाना खा रहा है। अरे हाँ हाँ, जागीरदार साहब भी उसके साथ हंस हंस कर बातें कर रहे हैं, मानो वो उनका गहरा मित्र हो। शर्त लगाने वाला महाजन कहने लगा, हाँ भाई, जोश जोश में आकर मैंने शर्त तो लगा ली, लेकिन लगता है कि अब मेरे 20 चांदी के सिक्के गए समझो। मुझे क्या मालूम था कि ये इतना बड़ा आदमी है। खाना खत्म हो जाने के बाद जमींदार ने किसान से पूछा, क्यों भाई, अब तो मुझे बता दो कि तुम जिस सोने के डले के बारे में पूछ रहे थे वो कहाँ पर है। वो सोने का डला तुम मुझे लाकर दे दो तो उसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सा इनाम दूंगा। किसान बोला, लेकिन जमींदार साहब, कौन सा सोने का डला? मेरे पास तो कोई सोने का डला नहीं है। मैं तो बस यूं ही उसकी कीमत जानना चाहता था। आप बताइए ना कि एक घोड़े के सिर के बराबर सोने के डले की कीमत क्या हो सकती है। उसकी बात सुनकर जागीरदार को गुस्सा आ गया और वो कहने लगा, अरे मूर्ख आदमी, जब तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं तो तुमने मेरा समय क्यों खराब किया। किसान बोला, हजूर, आपको तकलीफ देने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और फिर किसान खुशी खुशी जागीरदार के घर से बाहर निकल गया। शर्त जीत जाने के बाद उसने महाजन से 20 चांदी के सिक्के लिए और फिर वापस अपने गांव की तरफ चल दिया। बुढ़िया के घर पहुंचकर उसने अपने दोस्त बनिए को सारी बात बताई तो बनिया उसकी बुद्धि की प्रशंसा किए बिना ना रह सका। कहने लगा, किसान भाई, सचमुच तुम्हारी बुद्धि भी कमाल है। तुमने तो मुझसे भी 2 गुना बड़ा हाथ मारा है। इसके बाद वो दोनों खा पी कर सो गए। अगले दिन दोनों ने फैसला किया कि आज वे दोनों एक साथ निकलेंगे और फिर वो उस गांव को छोड़कर एक दूसरे गांव के रास्ते पर चल पड़े। रास्ते में एक जंगल पड़ता था। जैसे ही वे दोनों उस जंगल से गुजरे तो उन्हें धूल उड़ती हुई दिखाई दी। बनिया बोला, अरे ये तो घुड़सवार हैं, ये कौन हो सकते हैं। किसान ने कहा, मुझे तो ये लोग डाकू मालूम पड़ते हैं। चलो जल्दी से झाड़ियों में छिप जाते हैं, वरना जान भी जाएगी और जो थोड़ा बहुत माल हमारे पास है वो भी हाथ से चला जाएगा। और फिर वे दोनों तुरंत एक जगह पर छिप गए। कुछ ही देर में वो घुड़सवार उनके सामने थे। घुड़सवार अपने अपने घोड़ों से उतरे और एक पेड़ के नीचे कुदाल से गड्ढा खोदने लगे। किसान और बनिया बड़ी हैरानी से ये सब कुछ देख रहे थे। गड्ढा पूरी तरह से खोदने के बाद उन घुड़सवारों ने घोड़े से 2 भारी भारी थैले उतारे और उन थैलों को गड्ढे में डाल दिया और फिर गड्ढे को बंद करके वे घुड़सवार वापस उसी दिशा में लौट गए जहां से वे आए थे। आयाराम कहने लगा, आओ देखें दोस्त, उन्होंने क्या छुपाया है। और फिर वे दोनों गड्ढे को खोदने लगे। जैसे ही उन्होंने थैलों के मुंह खोले तो थैलों के अंदर रखे हुए सोने के सिक्कों को देखकर वे हैरान रह गए। उनकी खुशी की कोई सीमा ना रही। सोने के सिक्कों से भरे हुए थैले को देखकर
वे दोनों कहने लगे, अरे भाई, भगवान जब भी देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। ये दोनों थैले लबालब सोने के सिक्कों से भरे हुए हैं। और फिर दोनों ने एक एक थैला उठाया और बुढ़िया के घर की तरफ वापस चल दिए। रास्ते में बनिया बोला, अब हमारे पास बहुत सारी दौलत इकट्ठी हो चुकी है, इतनी कि अगर हम जिंदगी भर बैठकर भी खाएं तो खत्म ना हो। अब हमें अपने गांव वापस लौट जाना चाहिए। ये सारी दौलत हम आपस में आधी आधी बांट लेंगे और आराम से अपना जीवन गुजारेंगे। किसान बोला, हाँ भाई, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि अब उस बुढ़िया के पास ज्यादा दिन तक ठहरना ठीक नहीं है। हो सकता है कि हम किसी चक्कर में न फंस जाएं और हमारा ये धन हमारे हाथ से निकल जाए। बिल्कुल ठीक दोस्त, इसीलिए मैंने सोच लिया है कि आज रात को जब बुढ़िया सो जाएगी तो हम अपनी सारी दौलत समेटकर यहाँ से रफू चक्कर हो जाएंगे। बुढ़िया के घर पहुँचने के बाद बुढ़िया कहने लगी, आओ आओ सिपाही भाइयों, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। लेकिन ये थैले कैसे? माई, इन थैलों में प्रजा की शिकायतों की अर्जियां हैं, इन्हें हमें राजा तक पहुंचाना है। माई, अगर तुम्हारी भी कोई शिकायत हो तो लिख कर दे दो। बुढ़िया बोली, हाँ हाँ जरूर, कल लिख कर दे दूंगी। और फिर उन दोनों ने सिक्कों से भरे हुए थैले उतारे और घर के अंदर जाकर संभाल कर रख दिए। रात के समय जब बुढ़िया खाना पीना खाने के बाद सो गई तो किसान और बनिए ने एक गधे पर अपनी सारी दौलत को लादा और चुपचाप घर से निकल पड़े। चलते चलते रास्ते में उन दोनों ने ये विचार किया कि क्यों ना अपने गांव पहुंचने से पहले इन सोने के सिक्कों से अपनी आवश्यकता का कुछ सामान खरीद लिया जाए, ताकि उनके आगे का जीवन आराम से कट सके। ये सोचकर वो दोनों पास के ही एक नगर में एक बहुत बड़े बाजार में जा पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले अपने लिए अच्छे रेशमी वस्त्र खरीदने का निश्चय किया और वे लोग एक बहुत ही बड़े रेशम के कपड़ों के व्यापारी के पास जा पहुंचे। कहने लगे, सेठ जी, हमारे लिए सबसे बेहतरीन रेशम की पोशाकें चाहिए। आप कीमत की बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा। अगर वस्त्र हमें पसंद आ गए तो हम मुंह मांगी कीमत देने को भी तैयार हैं। व्यापारी बोला, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मेरे पास तो नगर के बड़े बड़े सेठ, यहाँ तक कि राजमहल के दरबारी भी अपनी पोशाकें खरीदने के लिए आते हैं। आपको ऐसा माल दिखाऊंगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा। और फिर व्यापारी उन्हें बेहतरीन रेशम की पोशाकें दिखाने लगा। दोनों ने अपने लिए महंगे से महंगी पोशाकें पसंद कर ली और कीमत तय हो जाने के बाद उन्होंने अपने सामान में से स्वर्ण मुद्राएं निकालकर व्यापारी को दे दी। स्वर्ण मुद्राएं लेकर व्यापारी उन मुद्राओं को बड़े ही ध्यान से देखने लगा और फिर कहने लगा, अरे, आप दोनों ने इतना सारा सामान लिया है और मैंने आपकी मेहमान नवाजी तो की ही नहीं। आप रुकिए, मैं आपके लिए कुछ खाने पीने की व्यवस्था करता हूँ। ये कहकर सेठ ने अपने एक नौकर को इशारा किया और नौकर ने तुरंत हलवाई के पास से मिठाइयाँ लाकर उनके सामने परोस दी। वे दोनों बड़े ही मज़े से मिठाइयाँ खाने लगे। वे दोनों मिठाइयाँ खाने में इतने मगन थे कि उन्हें अपने आसपास क्या चल रहा है इस बात की चिंता ही ना रही। सेठ ने अपने एक नौकर को बुलाया और उसके कान में कुछ कहने लगे। नौकर तुरंत दुकान से बाहर निकला और कुछ ही देर में वो कोतवाल को अपने साथ लेकर दुकान में पहुंच गया। व्यापारी ने वो स्वर्ण मुद्राएं कोतवाल को दिखाते हुए कहा, कोतवाल जी, ये स्वर्ण मुद्राएं इन दोनों लफंगों ने मुझे दी है, आप जरा इनकी तलाशी लीजिए। व्यापारी की बात सुनकर आया राम और गया राम को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। कोतवाल ने भी उन स्वर्ण मुद्राओं को बड़े ही ध्यान से देखा और फिर उन दोनों की तलाशी ली गई। उन दोनों के थैलों में से भर भर कर स्वर्ण मुद्राएं निकली। कोतवाल ने उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। वे दोनों हैरान और परेशान होकर कहने लगे, सेठ जी, आपने किस अपराध में हमें गिरफ्तार करवाया है? हम तो आपके माल की पूरी कीमत भी दे रहे थे। अब कोतवाल उन दोनों को धमकाते हुए कहने लगा, अच्छा, अब ज़्यादा अनजान बनने की कोशिश मत करो। ये बताओ कि ये स्वर्ण मुद्राएं तुमने कहाँ से चुराई हैं? क्योंकि ये स्वर्ण मुद्राएं कोई साधारण स्वर्ण मुद्राएं नहीं हैं, बल्कि इन पर राजमहल की मोहर लगी हुई है। ये शाही स्वर्ण मुद्राएं हैं जो कि राजमहल के खजाने में होती हैं।
इसका मतलब तो ये है कि तुमने जरूर ये स्वर्ण मुद्राएं राजमहल के खजाने से चुराई हैं। अभी 2 दिन पहले ही राजा के खजाने में चोरी हुई है। अवश्य ही वो चोरी तुम दोनों ने की होगी, इसलिए ये शाही स्वर्ण मुद्राएं तुम्हारे पास से बरामद हुई हैं। अब चलो, बाकी की मिठाइयाँ तुम कारागार में जाकर खाना। आयाराम और गयाराम ने कोतवाल और व्यापारी को बहुत ही समझाने की कोशिश की कि ये स्वर्ण मुद्राएं उन्होंने चुराई नहीं हैं, बल्कि किस्मत से उनके हाथ लग गई हैं। लेकिन किसी ने भी उनकी बात पर विश्वास नहीं किया और शाही खजाने में चोरी करने के अपराध में उन दोनों को कारागार में डाल दिया गया। अब वे दोनों पछता रहे थे कि ये सब उनके लालच का ही नतीजा है। अगर वो अपने गांव में रहते हुए भी ईमानदारी से अपना काम करते रहते तो आज उन्हें ये दिन देखना ना पड़ता। तो दोस्तों, इसी तरह की कहानियां सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और साथ ही अपने अच्छे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ अपने शहर का नाम भी लिखें। तो मिलते हैं आपसे किसी अगली कहानी में। तब तक के लिए अपने दोस्त राणा मंजीत सिंह को अनुमति दीजिए।